नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आज बिहार चुनाव के तारीखें जो हैं उनकी अनाउंस हो चुकी है। 243 सीट हैं, उनमें 3 चरणों में मतदान होगा और 3 दिन के बाद जो उनका परिणाम आने वाला है। और ये सारा जो है एक तरह से किक ऑफ कर देता है बिहार के कैंपेन को, और हम उसी बिहार की राजनीति को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं, कुछ बड़े नाम हैं जो काफ़ी चर्चा में रहा करते थे, वो अभी कहाँ हैं। क्या भाजपा अकेले जाएगी या इंडिया का गठबंधन बना रहेगा, या एलजेपी उसको छोड़ के भागने के जो मौसम विज्ञानी हैं रामविलास पासवान जी, तो उनका रवैया कैसा रहेगा। इन तमाम चीज़ों को लेते हुए प्रशांत किशोर कहाँ हैं, गुप्तेश्वर पांडे की एंट्री हो चुकी है, उसके बाद पुष्पम प्रिया हैं, उनकी भी वो भी काफ़ी चर्चित हैं। हालांकि उनकी पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, जो पिछले बार आरटीआई से हमें जानकारी मिली थी उसके बारे में बता दूं। और बिहार के मूल मुद्दे क्या हैं, लेकिन क्या मुद्दों के ऊपर बिहार में चुनाव होते हैं। साथ ही एक और थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट बेगूसराय पे फोकस्ड होगा, क्योंकि कन्हैया कुमार जो अब एमपी से एमएलए के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और होना हो इसी कारण जो है पिछले दिल्ली दंगों के समय से ही उनके काफ़ी मित्र जो है पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट इन सब बातों पर नहीं दिया, शायद पहले सीख ले रहे होंगे। तो क्रमवार तरीके से इस पर हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहली जानकारी जो सूत्रों के मुताबिक मुझे मिल रही है वो ये है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, भाजपा, जदयू और एलजेपी को भी अगर ले लें तो उसमें से लगभग 50 नए चेहरे को मूलतः भाजपा और जदयू वाले में मौका देने की बात कही जा रही है। और कई बड़े नामों का टिकट पत्ता जो है कट सकता है, टिकट तो नहीं कटेगा इनफैक्ट। और ये इसलिए भी हो रहा है, शायद जो है आला कमान को भाजपा वाले जो हैं, जो मेन एक तरह से चलाते हैं, जिनकी चलती है, और चलती तो खैर नीतीश कुमार के, लेकिन सीट शेयरिंग में जो बातें होती हैं उनमें शायद उन्हें उनका काम पसंद नहीं आया। और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कई सिटिंग एमपी जो थे उनके साथ किस तरह का हश्र हुआ। तो हो सकता है कि उसी तरह की चीज़ बिहार चुनाव में भी आपको देखने को मिले। उसके बाद फिर एलजेपी के बारे में है कि एलजेपी जो लोक जनशक्ति पार्टी का भी एक नया जो है चेहरा है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। उनके जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बावजूद उसके ये भी माना जा रहा है कि अभी भी उनके राजग में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए अलायंस जो है, उसमें जुड़ने से इनकार नहीं किया जा रहा है। वो विकल्प अभी खुला हुआ है। हो सकता है कुछ नेगोशिएशंस होगा। कई बार पार्टियां ये भी करती हैं कि जब नेगोशिएटिंग टेबल पे उनको जाना होता है, सीट के बंटवारे की बात करनी होती है, तो उससे पहले वो हवा एक माहौल टाइप का क्रिएट करने लगते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा सीटें मिल जाए, या लोगों को लगे अरे ये तो छोड़ के भाग जाएगा तो इससे ये नुकसान हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी विकल्प खुला हुआ है, शायद उन्हें वापस लाया जा सके। तो ये एक तरह से रूपरेखा जो बड़े बिंदु हैं इस चुनाव के, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इस पर मैं, मेरे सहकर्मी अजीत झा जी, उनके साथ बैठकर किसी दिन जो नुएंसेज हैं, जो छोटी छोटी और गौर करने वाली बातें हैं, जो आपको शायद टेलीविज़न के स्टूडियो वाला पत्रकार जो है, जो शायद जगह पे नहीं गया या उन जगहों को नहीं जानता, या वो किसी सर्वे वाली एजेंसी के डेटा पे रिलाय करता है, जो कि वस्तुतः कई बार जो है अधिकतर बार झूठी साबित होती हैं। उसके अलावा जो अजीत झा हैं हमारे, वो उन इलाकों में गए हैं, रहे हैं, काफ़ी 10-12 साल का उनका अनुभव रहा है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का। उनके साथ मिलकर हम लोगों के मुद्दों के बारे में और उन चेहरों के बारे में, जैसे कहीं का सरपंच कोई बढ़िया काम कर रहा है, कहीं का विधायक जो वाकई अच्छा है, कहीं का ऐसा नेता जो विधायक बनना चाह रहा है, उसकी मंशा जो है अच्छी है लेकिन उसको मौका नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें और उन चेहरों के बारे में हम बात करेंगे। और ऑप इंडिया पे ये पूरी एक सीरीज चलेगी। हम काफ़ी एक तरह से गहन इसका विश्लेषण देने वाले हैं। आप तक हम पुरानी खबरें भी लाएंगे, पुरानी बातों को भी हम दिखाएंगे, ताकि एक जनरेशन जो बिहार में अभी जो 2005 के बाद पैदा हुआ है या 2000 के बाद पैदा हुआ है, जिसने वो दौर नहीं देखा है जब बर्बादी हर तरफ फैली हुई थी, उनको पता नहीं कि बात है नरसंहार क्या। उनको एमसीसी का जो नौटंकी या ब्लडबाथ जो हुआ करता था उसके बारे में पता नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि रणवीर सेना बनाने के पीछे ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ क्या हुआ था कि वो वहाँ तक पहुँचे, और पूरा दौर जो रहा है। क्यों एक एसपी जब आता है, गुप्तेश्वर पांडे की मैं बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले की बेगूसराय में मेरे गृह जिले के वो एसपी बन के आए थे,
उनको क्या परेशानियां हुई थी, किस तरह से मर्डरर्स मतलब रंगबाजी जो है वो चरम पे, बेगूसराय बदनाम था रंगबाजी और अपराध के लिए, उसको उन्होंने किस तरह से, एक यंग एसपी आता है उसको बदलने की कोशिश करता है। इन सारी बातों पे भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और अब बिहार चुनाव की चर्चा हो रही है तो इसमें हर व्यक्ति जो है जितने विश्लेषण होंगे सबसे पहले आ जाएगा नहीं, कास्ट फैक्टर जो होता है, कास्ट फैक्टर पे बात करना एक तरह से मूर्खता है किसी भी चुनाव में। बिहार के ही नहीं, भारत के ही नहीं, दुनिया के हर चुनाव में कास्ट फैक्टर जो है वो होता ही है, उसका सिर्फ नाम बदल जाता है। विदेशों में जाएंगे तो आप हिस्पैनिक है, मैक्सिकन है, कोलंबियन रेस है और मिक्स्ड रेस है, ब्राउन स्किन है, एशियन है, इंडियन अमेरिकन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, ब्लैक है, मिक्स्ड ब्लैक है। इस हर तरह के रेशियल प्रोफाइलिंग एक तरह से कर सकते हैं, जनसमूहों का किया जाता है और उस हिसाब से पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स डिज़ाइन होती हैं। उसी तरह आप साउथ में भी चले जाए तो वहाँ तो जाति की व्यवस्था और जातिवाद तो बिहार और यूपी तो शर्मा जाएगा जिस तरह का जातिवाद साउथ में है, लेकिन वहाँ की खबरें आप तक नहीं आती, इसलिए बिहार और यूपी पे ज़्यादा जोर रहता है। और बाकी हर जगह पे आप चाहे पंजाब चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, हर जगह पे टाइटल के नाम पे खेल होता है। टाइटल मतलब सरनेम, सरनेम जाति का हो सकता है, सरनेम एक कबीलाई हो सकता है, सरनेम एक ग्रुप का हो सकता है। ये क्या है, ये जाट की राजनीति, गुर्जर की राजनीति, चौधरियों के ये जो हैं मतलब बड़े नेता हैं, फलाने क्या हैं तो इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, फलाने क्या है कायस्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जो है दलित नेता है, दलितों में भी फलाना जो है एकदम महादलित नेता है। इस तरह की बातें जो लगातार होती रहती हैं। तो कास्ट फैक्टर एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है हर एक इलेक्शन प्रोसेस का। उस पर कोई भी अगर चर्चा करता है उसको बताता है कि नहीं इतना % यहाँ पे ये वोट है तो ऐसे चला जाएगा, वो मूर्खता है। मुझे नहीं लगता कि इस पे बात करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये इतना सामने दिखता है, झलकता है। वो ऐसा नहीं कोई छुपा हुआ फैक्टर नहीं है जो किसी को पता नहीं है, जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति जो वार्ड कमिश्नर तक का उसके गांव में 6 और 10 घरों के लोग जिसको वोट देते हैं, उन चुनावों में भी बनिया है, भूमिहार है, धोबी है, किस कास्ट का कौन है, इस आधार पे वोटिंग होती है। आपके गांव से ये व्यवस्था शुरू होती है, पंचायत का इलेक्शन होता है तब, या नगर निगम चुनाव होता है तब वो शुरू होता है। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले का वो कौन सा चेहरा है और उस चेहरे को आप कैसे चुनते हैं। कितनी बार हम मतलब मुद्दों को लेके इन चुनाव में वोट देते हैं। तो उसी तरह बिहार चुनाव में अगर कोई कहे कि नहीं कास्ट फैक्टर है, तो आप जो है उसको दरकिनार कीजिए। कास्ट फैक्टर बाय डिफ़ॉल्ट हर चुनाव में होता है, बिहार कोई स्पेशल चुनाव नहीं है। अब जो है बात आती है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक सुशांत वाला इशू हो जाता है। क्या ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा? शायद करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना मतलब लोग जो है इसको बना के चल रहे हैं। सुशांत के बारे में हो सकता है कोई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होगा, कोई पार्टी हो उसको बनाना चाहेगी कि हमने जो है सीबीआई का प्रोब करवाया, लेकिन सुशांत के ऊपर सीबीआई का प्रोब करवाने से मतलब एक आम बिहारी के लाइफ में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो मेरी समझ के बाहर है। कोई भी पार्टी अगर इसको भुनाना चाहते हैं, दैट इज़ प्योरली पॉलिटिकल एंड दैट डजेंट मेक एनी सेंस। इट डजेंट अफेक्ट एनी बिहारीज लाइफ इन एनी विच वे, किसी को नहीं। ये मुंबई के लोगों को अफेक्ट कर रही है, मुंबई का जो ड्रग ट्रेल है उसको अफेक्ट कर रही है। बॉलीवुड के बारे में जो घटिया और गलत तरह की खबरें जो हम हर दिन सुनते आ रहे हैं, वहाँ ये अफेक्ट करेगा। बिहार चुनाव में सुशांत का फैक्टर मतलब उस फैक्टर को लोगों लेकर लोग कितने लोग वोट करेंगे ये मुझे नहीं पता। और हो सकता है ये भी हो सकता है कि चूँकि इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा रही है कि आपके घर में जो काम करने वाले आते हैं या आप अपने घर वालों से भी जब बात करते हैं तो वो भी पूछते हैं कि सुशांत वाले केस में क्या हुआ, रिया वाले क्या। हो सकता है उन्हें सिर्फ जानकारी चाहिए हो, उनको एक क्लोजर चाहिए। क्लोजर मतलब होता है कि कोई चीज़ शुरू हुई है तो उसका अंत मिले, कि आत्महत्या किया है कि हत्या किया, ये हमें बता दो, इतना। दूसरी बात एक और आ जाती है लालू परिवार के बारे में। उनका लौंडा जो आजकल ट्रैक्टर के छत पे बैठ के जो है निकला हुआ है। एक दिन शिक्षा के बारे में पोस्टर तेजस्वी जो है वो लगाए हुए था। इन दोनों भाई के बीच में टकरार भी हुई थी, वो भी सारा
ओपन में आ गया था, बाहर आ गया था। उसकी पत्नी ऐश्वर्या ने छोड़ दिया है उसे, उस पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, दहेज वहेज मतलब हर तरह के आरोप लगाए हैं। लालू स्वयं जो है रांची के किसी अस्पताल में एक तरह से ले तो मज़े ही रहा है, क्योंकि वो झारखंड के अंदर आता है जहाँ उसका फेवरेबल पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वहाँ पे सत्ता जो उसके फेवर की है, तो वहाँ पे वो कर रहा है। लेकिन मरते मरते रघुवंश प्रसाद ने जो किया, जिस तरह से उसने पार्टी की भर्त्सना की और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया एक ही दिन के बाद शायद, तो वो भी बताता है कहीं ना कहीं जनता दल का जो काडर है या जनता दल को वोट देने वाले लोग हैं, क्योंकि रघुवंश प्रसाद जो थे वो लालू का एक तरह से राइट हैंड, और उन्होंने राजद के लिए जितना किया है शायद ही किसी और ने किया। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि यही रघुवंश प्रसाद जब मर रहे थे तब ये सारी बातें, वो लोग उनसे ये बातें जो उनकी आत्मा धिक्कारने लगी और अंतरात्मा की आवाज़ आने लगी, यही सारी बातें उन्होंने तब नहीं कही जब एक्चुअल में राजद जो है हत्याएं करवा रहा था, पॉलिटिकल किलिंग्स की अनदेखी कर रहा था। मतलब बिहार में इतना ज़्यादा न्यूसेंस, और न्यूसेंस तो छोटा सा शब्द है, नरसंहार हो रहे थे, एसिड से नहलाया जा रहा था लोगों को, इस तरह के अपराध हो रहे थे, तब जो है रघुवंश प्रसाद चुप थे। एमसीसी वाला कांड होता है, पाथे नरसंहार होता है, उससे जुड़े हुए लगातार कहीं आज 32 जो है दलितों को काट दिया तो फलाने की बस्ती में आग लगा दिया, तो उधर 38 राजपूत को काट दिया, इस तरह की खबरें जो आया करती थी, तब ये रघुवंश प्रसाद जो है चुप रहा करते थे। जिस तरह से अपने बेटे को उसने मिनिस्टर बना दिया था, तब रघुवंश प्रसाद जो है वो चुप रहा करते थे। अभी भी 2.5 साल तो इन्होंने दोबारा रूल किया है, इसी सरकार में 2.5 साल तो रूल किया है नीतीश कुमार के साथ, तब रघुवंश प्रसाद जो है चुप रहे। इनके कई अपने नेता छोड़ के गए, तब रघुवंश प्रसाद चुप रहे। तो अभी उनके बोलने का या ना बोलने का बहुत ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो रघुवंश प्रसाद के फॉलोअर्स रहे होंगे, जिन्होंने उनकी लाइफ को स्टडी की होगी, या उनके आगे पीछे चलने वाले लोग रहे होंगे जो उनको नेता मानते होंगे, उसका नुकसान जो है आपको राजद को, राष्ट्रीय जनता दल जो लालू की पार्टी है, लालटेन छाप, उसमें देखने को मिल सकता है। इसका लड़का जो है तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों जो बुर्बक हैं, और इन लोगों को लगता है कि अभी भी बिहार उसी दौर में है कि ये लोग माइक पे कुछ भी बोल देंगे, टेलीविज़न के थ्रू जो है घरों में कुछ भी पहुंच जाएगा, और लोग जो है मान लेंगे कि हाँ भाई तेजस्वी तो बड़ा मतलब बढ़िया गूढ़ बात कर रहा है। तो वो दौर चला गया। अब लोग जो है पॉलिटिकली अवेयर हैं, हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर एक आदमी जो है अब एनालिसिस करने लगा है। अब अगर बिहार का एक आदमी सुशांत के बारे में आपको गांव से पूछ रहा है, इसका मतलब है कि दे आर कंज्यूमिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंटरनेट जिस तरह से पेनिट्रेशन हुआ है और शिक्षा का स्तर जिस तरह से बढ़ा है, मैं मुद्दे की बात पे तो आगे आऊँगा, मतलब जो चुनावी मुद्दे होते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़, खास करके लालू वालू का पार्टी जो जिस तरह से मूर्ख बनाता है, उसको देखते हुए ये मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों की बातें, मतलब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि तेजस्वी जो है वो पोस्टर छपवा रहे शिक्षा के ऊपर, जो खुद मतलब 9वीं फेल है, शायद एक ढंग की बात नहीं बोल सकता है। जब तक नीतीश के साथ था तो चाचा चाचा बोलता था, हटा तो फिर उसके बोल बदल गए। खैर ये तो हर नेता या पार्टी के साथ होता है, जब भी उनमें बिखरा होता है, दोनों अलग होते हैं, साथ होते हैं तो गुणगान करते हैं, अलग होते हैं। जैसे शिवसेना जो अपने मूल स्वरूप को ही भूल चुकी है, तो उस पर तो हम जाएंगे नहीं। उसके बाद बात आती है कि वो लोग कहाँ हैं, प्रशांत किशोर टाइप के लोग जो पूरा इलेक्शन मैनेज किया करते थे। उसने जेडीयू के काडर को भी तैयार करने की कोशिश की, और वो जेडीयू को एक मतलब मेन पार्टी बना के बिहार चुनाव में उतारना चाहते थे। और ये बहुत लंबे समय की बात नहीं है, 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल भी मैं ज़्यादा ही भूल गया। वो कहाँ है आजकल, वो पूरे सीन से गायब है, ना उनका ट्वीट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वो जब मोदी का 2014 वाला इलेक्शन जो है उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज आस्किंग फॉर टू मच। वो शायद राज्यसभा की एक सीट चाह रहे थे,
और ये वही बात हो गई कि आपने पेमेंट भी लिया अपने सर्विसेज के लिए, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप पॉलिटिकल कैंपेन्स डिज़ाइन करते हो। ये अपुष्ट खबर है, वैसे मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इस तरह की खबरें जो है मीडिया में और बोलचाल में जो है घूमती रहती है कि वो उन्हें शायद राज्यसभा की सीट चाहिए था या उनका पॉलिटिकल एम्बिशन था, वो तो दिख ही गया। फिर वो शायद इस बार बिहार मतलब नीतीश कुमार के साथ वहाँ पे वो अपने आप को भावी सीएम के रूप में देखने लगे। और इस तरह के जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं और वो पार्टी के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे अगर पहुंचना चाहते हैं, और इनफैक्ट नीतीश कुमार ने उनको रिवार्ड भी किया था, उनको पार्टी का बहुत हाई पोस्ट भी दिया था। तो इससे क्या होता है कि नीचे का जो कार्यकर्ता है, जो वास्तव में कार्यालय में झाड़ू देने से लेके उठा हो, जो वास्तव में आपके हर बात को डिफेंड करता है, आपका झंडा लेके दौड़ता है, आपकी रैलियां होती हैं तो बसों में लोगों को बिठाकर अरेंज करके अपने गांव से जो है शहर के उस रैली वाले ग्राउंड तक ले जाता है, जो आपके लिए मतलब पताका फहराता है, घरों में जो है आपके तीर छाप वाला झंडा लगाते रहता है, उस कार्यकर्ता को हमेशा दुख होगा अगर आप किसी जो किरण बेदी है उसको सीएम का कैंडिडेट बना देंगे, भाजपा की जो भारी गलती हुई थी उस तरह की चीज़ है, या फिर आप जो है प्रशांत किशोर को जो है पार्टी का उपाध्यक्ष और इस तरह के पोजीशन जो है आप देने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि जेडीयू में इस बात को वहाँ के लोगों ने रिकॉग्नाइज किया हो और उस कारण भी, और उसके बाद फिर प्रशांत किशोर भी प्योरली प्रोफेशनल बन गए। वो जो है कभी ममता को जाके जो अपने सर्विसेज दे रहे हैं, फिर दिल्ली में केजरीवाल से भी मुलाकात। तो ये सारी बातें आप देखेंगे तो फिर प्रशांत किशोर जो है इस पूरे चुनावी परिदृश्य से ये गायब हैं, और जिन्होंने बिहार में मतलब इलेक्शंस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया था और नीतीश कुमार का दाहिना हाथ बन के रहे थे। दूसरा नाम जो है वो आता है पुष्पम प्रिया का। ये लड़की आती हैं और मतलब इनका कैंपेन जो है ऑलमोस्ट यूएस वाले मोड पे डिज़ाइन है। वो जो है हर एक क्षेत्रीय भाषा में अपील कर रहे हैं, मैथिली भी बोल रही हैं, मगही भी बोल रही हैं, भोजपुरी भी बोल रहे हैं, अंगिका भी, ठेठी भी। उनका अलग ही एक अंदाज है कैंपेनिंग का। स्वयं को सीधा उन्होंने चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया, और पूरे पेज के फुल पेज के विज्ञापन भी उनके आए थे। वो सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी दिखते रहेंगे, मतलब कि आज यहाँ पे गई, कल वहाँ पे गई। और इसके इतर एक और उनका जो है ये भी कंट्रोवर्सी एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तो अपने टीम को पैसे भी नहीं दिए। ये भी आर्टिकल हमारे पास ऑफ इंडिया पे पड़ा हुआ होगा। एक लड़के ने अपनी आप बीती बताई थी किस तरह से उनकी जो टीम थी सोशल मीडिया को हैंडल करने, और उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे। तो ये भी दिख जाता है। और तीसरी बात ये भी है कि उनका जो है उनकी पार्टी का अभी तक मतलब ना तो पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह है, ना तो पार्टी रजिस्टर करवाई गई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। तो फिर वो करना क्या चाह रही हैं? क्या वो 2025 के चुनाव को देखते हुए अभी से सिर्फ गांव को समझना चाह रही है, या वास्तव में जब तक नॉमिनेशन फाइल करने का तब तक हो सकता है अपने पार्टी को रजिस्टर करवाएंगी और अपने कार्यकर्ता इकट्ठा करके या जो भी है वो चुनाव में उतरने की तैयारी करेंगे। कुछ लोग इसे जो है जदयू का बी टीम बता रहे हैं, कोई भाजपा का बी टीम, मतलब कोई कांग्रेस का, मतलब जितने मुंह उतनी बातें कही जा रहे हैं उसको वोट कटवा एक तरह से हम लोग की तरफ बोला जाता है कि एक और को उतार दो तो 10, 20, 50 जो ही वोट वो लेके जा सके। मतलब आम आदमी पार्टी टाइप के लोग की उतर गए, मतलब कहीं से फंडिंग हो रही है, उतर गए, जमानत जो है सबका जब्त हो गया, इस टाइप के लोग। तो पुष्पम प्रिया जो है उसकी जमानत जो है जब्त होने वाली, मतलब मेरी रीडिंग यही है, और ये शायद रिकॉर्ड भी बनाए। अगर वो 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारती हैं तो बिहार चुनाव में एक रिकॉर्ड जो है उनके नाम पे दर्ज हो सकता है। तीसरा फैक्टर है गुप्तेश्वर पांडे का। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में आए हैं, अपने बयानों के कारण चर्चा में आए हैं, और उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया। उनका टर्म शायद फरवरी में ख़त्म होने वाला था, अभी ही चुनाव से मतलब डेट अनाउंस होने से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने उसके बाद बोला कि वो जनसेवा में जाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। बिहार के कुछ मुद्दों पे वो बोल रहे थे, अपने लाइफ के बारे में बताया है, और ये भी बताया, मतलब जहाँ तक ये बात आती है कि
कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अच्छा तुम भी आ रहे हो चुनाव में, खुल के आओ, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी टाइप के लोग थे। तो खुल के और बंद होके क्या होता है चुनाव में आना? क्या प्रियंका चतुर्वेदी बोलेंगी तब जो है गुप्तेश्वर पांडे जो है किसी पार्टी से जुड़ेंगे, तभी होगा? या उनको फ़ोन करके बताएं कि प्रियंका जी मैं अब जुड़ने जा रहा हूँ फलाने पार्टी से? मोस्ट ऑफ द मतलब चांसेज है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ ही जुड़ेंगे, लेकिन ये भी बस एक आकलन है, क्योंकि उन्होंने ही डीजीपी उन्हें बना के जो है बिहार का लाया था और काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है उनके साथ, जब मैं बेगूसराय में एक छोटा बच्चा था, तो मेरा अनुभव उनके साथ नहीं, उनके दौर का जो अनुभव है, तो वो वैसा दौर था कि एक मोटिवेटेड आईपीएस ऑफिसर जब होता है तो किस तरह से पूरे ज़िले की कानून व्यवस्था को सैंत सकता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है ऑलमोस्ट समाप्त कर सकता है। गुप्तेश्वर पांडे के दौर के बाद ही बिहार में और ख़ास करके बेगूसराय में जो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करना, नहीं तो फिरौती, अपहरण उसका एक इंडस्ट्री बन चुका था। किसी को गोली मार देना, किसी को उठा लेना, गैंगवार होना, ये सब बहुत ही आम बात हुआ करती थी बेगूसराय के लिए। अब वैसा व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो मुझे नहीं लगता है किसी को समस्या होनी चाहिए। समस्या उन्हीं को होगी जो शायद वैसे लोगों को नहीं आने देना चाहते हैं, जो उनके हिसाब के लोग नहीं। उनके ऊपर क्या मतलब, गुप्तेश्वर पांडे ने ऐसा क्या बोल दिया? एक कमेंट किया था औकात वाला, ठीक है औकात वाला है आपको, मतलब आपको हरामखोर, आप ही की पार्टी में आदमी बोलने वाला उसको नौटी कह के चला देता है, वो स्वीकार्य है। और कोई आदमी बोल रहा है औकात की बात तो वो आपको स्वीकार्य नहीं है। तो इससे आपकी डुअलिटी जो है, वैचारिक दोगलापन जिसको कहते हैं, वो सामने आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे का चुनाव में आना एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि अगर वो होम मिनिस्ट्री मान लीजिए पकड़ ले, वो मंत्री बन जाए और एक्चुअल में चेंज मेकर की भूमिका निभाएं, उनका जो विज़न होगा, क्योंकि उन्होंने पूरे बिहार में काम किया, उनके लाइफ में आपने देखा और सुना होगा, तो उनके विज़न को अगर प्रतिफलित होना है, अगर वो आते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार के लिए एक अच्छी बात होगी फॉर ए चेंज की कोई आदमी जो कानून व्यवस्था को भीतर से जानता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगातार अपने 30-32 या शायद 38 साल के करियर में देख चुका है, तो उसे शायद बेहतर समझ होगी। तो मैं तो इस बात का स्वागत करता हूँ। गुप्तेश्वर पांडे जो है बिहार की राजनीति में अभी से ही आए। उनका मतलब जिस तरह से बोल रहे थे लग रहा था कि इस बार वो चुनाव में नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आना चाहिए। अब एक फैक्टर है और कन्हैया कुमार का, पहले सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे थे, बुरी तरह से हारे। उसके बाद अब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। शायद अगर ये हारेंगे तो पता नहीं जिला परिषद लड़ें, फिर ग्राम पंचायत लड़ेंगे, फिर वार्ड कमिश्नर टाइप का भी चुनाव लड़ सकते हैं। और ये बड़ा ही क्यूरियस केस है। कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे बेगूसराय जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसमें चिड़िया बरियारपुर है, बछवाड़ा है, तेघरा है, साहेबपुर कमाल है, मटिहानी है, बकरी और एक बेगूसराय स्वयं है। इसमें अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी के नंबर्स बताऊं आपको, 1990 से लेके अभी तक 6 बार चुनाव हो चुके हैं। तो 6 बार में 1990 में 31 सीट थी इनकी। उसके बाद वो सीट जो है 36 होती है 1995 के चुनाव में। उसके बाद 14 सीट 2000 के चुनाव में होती है, फिर 11 सीट 2005 में, 2010 में 1 सीट पे वो आ जाता है और 15 में 2 सीट बढ़ती है, जब लगभग 10 पार्टियां एक साथ, मतलब 10 पार्टियों का मैं 3 सीट बता रहा हूँ, कम्युनिस्ट जो खेमा है उसमें। उसके बाद एक और नंबर है कि बेगूसराय के इलाके में कम्युनिज्म किस तरह से, मिनी मॉस्को और इस तरह के लेनिनग्राद और फलाना डिमका आप लोगों ने सुना होगा। मैं अपने निजी अनुभव से बताता हूँ कि हाँ, बेगूसराय एक समय में कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था और उसी कारण ये उपनाम उसे मिले। उन इलाकों को बिहट वाला है, बरौनी वाला है, बछवाड़ा वाला, तेघड़ा वाला एरिया है। वहाँ पे इस नाम के मिलने के पीछे एक कारण है कि शुरू में कम्युनिज्म जब आया था, जिस तरह के सब्जबाग दिखा रहा था, तो बेगूसराय हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सारे इलाके में
कम्युनिस्टों का थोड़ा सा मतलब वर्चस्व जो है बढ़ रहा था, लोग उसकी आइडियोलॉजी को स्वीकार रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि जिस तरह से कम्युनिस्ट मार्केट में बिलीव करते हैं, हाईली कैपिटलिस्टिक होते हैं नेचर में, वो बोलने के लिए वो कम्युनिस्ट हैं और समाजवाद की और साम्यता की बातें करते हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल, रहन सहन कोई भी मतलब कम्युनिस्टों वाला कुछ नहीं है। तब से बेगूसराय ने उन्हें मतलब शायद 10 साल 15 साल 3 विधानसभा तक, अगर आप 85 जोड़ने लगेंगे तो 4 बार जो है झेला, 20 साल, और उसके बाद बेगूसराय ने नकारना शुरू कर दिया। उसी में अगर मैं कुछ नंबर्स आपके सामने रखूँ तो 1990 में 7 विधानसभा सीट हैं बेगूसराय में, उसमें से 5 जो है कम्युनिस्टों के पास गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, फिर मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, ये है। 95 में भी 5 सीट, उसके बाद 2000 में 2 सीट, 2005 में फिर 2 सीट और 2010 में 3 सीट, लेकिन 2015 में ये सीट 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी तरह से लोकसभा के चुनाव अगर आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है 2nd या 3rd पे हमेशा से रही है बेगूसराय, मतलब पिछले 2-3 चुनाव की अगर मैं बात करूं तो। कन्हैया कुमार के हारने का मतलब ऐसा नहीं था कि वो जीतता, लेकिन कन्हैया कुमार क्यों नहीं जीत सकता, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि बेगूसराय के लोग कुछ मुद्दों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, जिसमें से एक आता है राष्ट्रवाद का मुद्दा, तिरंगे की बात आती है, भारत की बात आती है। और मैं बेगूसराय का हूँ तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई कानपुर का होगा तो वहाँ के लोग राष्ट्रवादी नहीं होते या तिरंगे का अपमान वो सह लेते हैं। मैं बस सिर्फ अपना। और दूसरी बात है कि हम जो है दिनकर की भूमि, और दिनकर राष्ट्रकवि रहे हैं, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं, उनकी कविताएं जो है बार बार सुनाई जाती है। मतलब वो राष्ट्रकवि दिनकर जो थे वो बेगूसराय के सामूहिक चेतना का एक तरह से आप प्रतिबिंब मान सकते हैं कि हम जो बोलते और फील करते हैं, उनकी जो कविताओं में आप ओज देखेंगे, वीर रस देखेंगे, वो रिदम जो देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेगूसराय की जो आम जनता है उसकी भावनाओं का रिफ्लेक्शन है। वहाँ के लोग इसी तरह के होंगे। बात जो है काफ़ी आपको लगेगा कि वो गुस्से में रहते हैं हमेशा, और मीठी वाणी जो है उनकी है नहीं, जबकि मिथिला क्षेत्र में आता है और मैथिली सबसे वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑन अर्थ है। मतलब उसमें डांटा भी जाता है तो आवाज़ ऊंची नहीं की जाती है और गाली गलौज नहीं होता है। इस तरह का हमारा एरिया है, और उसी के बॉर्डर पे आप कह सकते हैं कि बेगूसराय है, जहाँ की भाषा काफ़ी रफ है। तो वही जो है रफनेस है, फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इन मुद्दों को लेके संवेदना है कि अरे कोई कैसे ये बात कह कैसे सकता है। कन्हैया को कई बार जो है लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे, राह चलते रोका गया, मारा गया, पीटा गया, और ये भी रिपोर्ट आई थी कन्हैया के लोग जो है गुंडे जो उसके साथ, अब मार्क्सवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं तो गुंडे ही हैं वस्तुतः, तो वो लोग जो अपनी गाड़ियों में डंडे लाठी पत्थर लेके भी चल रहे थे कि कहीं अटैक होगा तो जवाब देंगे या सामने से सीधा ही अटैक ही कर देंगे। ऐसी भी घटनाएं हुई। तो अभी आप देखेंगे कि राह चलते जब उसको रोक के 2019 वाले चुनाव में बोला जाता है कि तुमको क्या दिक्कत है, तुम भारत तेरे टुकड़े होंगे क्यों बोलते हो, इस तरह के वीडियोज आपने देखे होंगे। तो इस बार शायद ही इज़ मेकिंग अमेंड्स, वो जो है अपने व्यवहार में संशोधन कर रहा है। वो 2020 के शुरुआत से गायब है पूरे परिदृश्य से। शाहीन बाग वाले मामले में 1-2 ट्वीट शायद उस वक्त किया था, और उसके बाद हो सकता है, और उसमें भी कारण है कि 1-2 ट्वीट ही क्यों किया। ऐसे लोग तो वहाँ हर दिन जाके बैठते थे, मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी और वहाँ से भाषण किया करते थे, क्योंकि इनको प्लानिंग का अंदाज़ा होगा कि ये लोग नवंबर में जब राम मंदिर का वो आता है उसके बाद दिसंबर में ही राइट्स की प्लानिंग थी, और किन्हीं कारणों से जामिया में दंगे भड़के थे और वहाँ पे बस को आग लगाई गई। वो जो है कंटेन कर लिया गया जामिया का दंगा। वहाँ पे 150 PFI के एक्टिविस्ट थे, लगभग 75 करोड़ रुपया उनके कार्यालय में कैश पड़ा हुआ था। ये सारी रिपोर्ट्स हैं। साढ़े 700 फर्जी आई कार्ड जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम पे इशू हुए थे, और वो प्लानिंग थी उसी वक्त 16-17 को, और जो दंगे वहाँ पे भड़के हैं वही थी कि फूंक देना है पूरी दिल्ली को उसी टाइम।
लेकिन वो जब कंटेन हो जाता है, वीडियो फुटेज आने लगते हैं, वीडियो फुटेज अभी तक शायद नहीं दिया गया, जो आपके पास बीच बीच में लीक हुआ वही आया था। उसके बाद प्लानिंग, अभी जो ऑप इंडिया पे आपने व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स पढ़े होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि ये दंगे जो है हो नहीं गए, इनकी सघन प्लानिंग चल रही थी। व्हाट्सएप चैट्स हैं, कॉल डिटेल्स हैं, लोगों के लोकेशन हैं, इनकी फिजिकल मीटिंग्स हुआ करती थी अलग अलग इलाकों में। तो हो ना हो कन्हैया कुमार को इस बात की मालूमात रही होगी, क्योंकि इसमें उमर खालिद इन्वॉल्व है, खालिद सैफी इन्वॉल्व है, उसके बाद पूरा का पूरा तंत्र, मतलब आप नाम लेते जाइए, ये सारे यूजुअल सस्पेक्ट्स जो हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये सारे अपने आप को स्टूडेंट एक्टिविस्ट कहा करते थे। तो हो सकता है कन्हैया को नॉलेज हो और वो अपना पॉलिटिकल करियर देख रहा हो, क्योंकि 2019 के चुनाव में कहा जाता है कि इसके ऊपर काफ़ी पैसा अलग अलग जगहों से आया था, चंदा इसको, और वो काफ़ी पैसा खर्च हुआ था इसको प्रोपेल करने के लिए। आप याद कीजिए कि पूरा बॉलीवुड उठ के एक एक करके आता था बेगूसराय में भाषण देने के लिए। तो ऐसे दौर में जब व्यक्ति को लग जाए, वो पावर को जब वो स्मेल करने लगता है, तब उसे समझ आने लगता है कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो इस कारण से कन्हैया कुमार अभी चुप है, और वो साइलेंटली, क्योंकि उसके गांव के लोग मेरे मित्र हैं, वो बताते हैं किस तरह से प्लानिंग कर रहा है, तो वो लगा हुआ है विधायकी का चुनाव लड़ने में। तो वो किस तरह से अब ये चुनाव में आएगा, कैसे प्रतिफलित होगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन कन्हैया कुमार क्या करना चाह रहा है वो हम सबको, मतलब एक तरह से उसकी चुप्पी काफ़ी कुछ कहती है कि ही इज़ ट्राइंग टू बिकम अ सीरियस पॉलिटिशियन इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। मतलब राजनीति जो है अब शायद उसको समझ में आने लगी कि कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे नहीं बोलना है। तो उसका भी देखते हैं कि विधायकी के चुनाव में उसका क्या होता है, ये भी हमें जो है पता चल ही जाएगा। अब एक सवाल जो आता है बिहार के चुनाव को लेके, और ये सवाल बड़ा ही हास्यास्पद है, क्या ये चुनाव मुद्दों के आधार पे होगा? नहीं, मुद्दों के आधार पे बिहार के चुनाव नहीं होते। अगर मुद्दों के आधार पे बिहार के चुनाव होते तो नोटा जो है हमेशा जीत जाया करता, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, जदयू हो, किसी ने बिहारियों की लाइफ के लिए 2005 के चुनाव के बाद, 2010 के बाद से, इनफैक्ट 2008 के मिडिल के बाद से बिहार में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। वहाँ से शुरू के 2.5 साल में एक होप था, लालू राबड़ी को हटाया गया था, लोगों में एक नई ऊर्जा थी, नए लोगों को मंत्रालय मिले थे, नए लोगों को चीफ मिनिस्टरशिप मिला था, तो उन्होंने कुछ ऊर्जा दिखाई, कुछ अपना दिखाया कि हाँ भाई हम बिहार को सुधारना चाहते हैं। सड़कें बनी, सरकारी योजनाएं जो केंद्र की थी उन सबको जो है लाया गया, वो सारी योजनाएं लागू होनी शुरू हुई, और उसके बाद से धीरे धीरे एक कंपल्सन होती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो सत्ता में सिर्फ आना नहीं चाहते, आना पहला स्टेप है। पॉलिटिक्स इज टू स्टे इन पावर एज लॉन्ग एज यू कैन। तो उस कारण से आप देखेंगे कि वही नीतीश कुमार लालू से भी गठजोड़ कर लेता है, और वही नीतीश कुमार हो सकता है कि अभी साथ में चुनाव लड़े भाजपा के, और जो है रिजल्ट आने के बाद उसे लगे कि उसे जो है लालू की पार्टी के साथ जाना चाहिए, उसे दोबारा हिचकिचाहट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि बिहार में मुद्दे पे कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता, वरना मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात छोड़िए, मुद्दे पे लोगों को गुस्सा तक नहीं आता। लोगों को गुस्सा अगर आता तो 1 लाख लोग जो है सीएम के रेजिडेंस को, जब पटना में बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी, बारिश के कारण बाढ़, नदी का पानी नहीं, ऊपर से जो पानी गिरा उसी में बाढ़ आ गई, नाली की सफाई तक नहीं हुई थी, फिर भी पटना वाले जो है, मतलब 10 आदमी भी सीएम के रेजिडेंस को घेरने नहीं गया था। ये बहुत कुछ कहता है। उसी तरह दरभंगा है, समस्तीपुर है, मिथिला वाला रीजन है, एक टाइम में बाढ़ आता है और दूसरे टाइम में वहाँ सूखा पड़ता है। सूखा मतलब ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। वहाँ लोग बोरिंग करवा रहे हैं, और बोरिंग जो है 200-200 फीट इस तरह से, और वो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है लगातार डिप्लीट होता जा रहा है। उसके लिए 3 मंत्रालय हैं, तीनों में कोई सामंजस्य नहीं। एक जल मंत्रालय होता है, एक सिंचाई का होता है, एक और होता है कृषि मंत्री।
मतलब इन सब में कोई सामंजस्य नहीं है कि ये लोग किस तरह से ग्राउंड वाटर के डिप्लीट होने के इशू को जो छोड़ता जा रहा है लेयर, उस पे बात करें। इस पे कोई बात नहीं होती। एक और बात आती है कि क्या भाजपा को इस गठबंधन से ब्रेक फ्री हो जाना चाहिए। मैं मानता हूँ सैद्धांतिक रूप से, मतलब होगा तो नहीं है, अभी तो नहीं होगा, लेकिन हो जाना चाहिए। इसमें अब समस्या यह है कि भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर रही। पहली बात है कि भाजपा को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसलिए नहीं है कि बिहार जो है एक बेकार राज्य है उसके हिसाब से। अगर लेना देना होता तो ये लोग एक साल पहले से, मतलब पिछले साल के अक्टूबर नवंबर से बिहार के इलेक्शन की प्लानिंग करते, अपने काडर को दौड़ाते, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते। ये सब नहीं हुआ। ये लोग जगह भी थे तो फरवरी में जगह थे थोड़ा सा, जब दिल्ली के चुनाव आने वाले थे तब, और उसके बाद से फिर से सो गए हैं। तो इनको लगता है कि जब तक 40 में से 39 लोकसभा सीट, और उसके बाद चूंकि गठबंधन में है तो उनके मतलब के राज्यसभा सीटें, संसद में सेंटर में पावर में भाजपा बनी रहेगी, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट बिहार। क्योंकि बिहार को बदलने के लिए या बिहार में कोई भी सकारात्मक चेंज के लिए या बिहार में भाजपा के सत्ता में आने के लिए उनको कम से कम 5 साल जो है लोकल लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। उनको शुरू से करना पड़ेगा काम उन इलाकों में जहां उनकी मतलब वोटिंग उनके लिए नहीं होती। जैसा काम ये लोग बंगाल में कर रहे हैं उस तरह का करना होगा। बंगाल इनके लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बंगाल जो है भाजपा के लिए और इनकी विचारधारा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बांग्लादेशी उधर से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वो लोग आते हैं, वो भी है, प्लस इनके कई मतलब सैकड़ों कार्यकर्ताओं की या तो हत्या हुई है, बुरी तरह से मारा गया है। इन सब को लेकर बंगाल पे ध्यान देते हैं, बिहार पे नहीं दे रहे हैं। और ये काफ़ी दुख की बात है कि भाजपा जो है अभी भी एक तरह से सेकंड फिडल टाइप उसके साथ जो है कि हाँ नीतीश बाबू ही जो बने रहेंगे, जबकि नीतीश जो है ऑलमोस्ट हर फ्रंट पे बिहार में फेलियर हैं। उनसे न बाढ़ मैनेज होता है, न डीएमसीएच में दरभंगा का आप हाल मतलब किसी भी सदर अस्पताल का हाल जाके देखिए बिहार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नई तुम कॉलेजेस खोल दो, नए मेडिकल हॉस्पिटल्स खोल दो, नहीं भाई, जो है उसको साफ सफाई कर दो, वो भी नहीं हो रहा है। अपराध का दर जो है बिहार में वापसी कर रहा है, उसी दौर में जा रहा है जो 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, हम उस दौर में वापसी करने जा रहे हैं। इन सब को लेकर लगता है कि नहीं, बिहार में भाजपा को अलग से जाना चाहिए था, या फिर बिहार में कम से कम पॉलिटिकल लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर एक नया चाहिए। और ये मतलब सुशील मोदी टाइप का आदमी नहीं, बिल्कुल ही नया कोई विजनरी आदमी चाहिए जो वास्तव में कुछ काम करना चाह रहा हो। तो वो जो है किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पा रहा है। अब एक और बात आती है कि दरभंगा वाला इशू है, मिथिला वाला इशू है। मिथिला क्षेत्र के लोग जितने मेरे मित्र हैं वो सब बोलते हैं कि हमें पर्पसफुली इग्नोर किया गया है, हमें जो है कुछ नहीं दिया जा रहा, हमारे न सांसद हमारे लिए काम करते हैं, न विधायक हमारे लिए काम करते हैं। मिथिला क्षेत्र सबसे ज़्यादा बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। जितने मैंने नाम गिनाए आपको, ये पानी का लेयर भागने वाला सब उसी एरिया का है। डीएमसीएच में जैसे आप कॉमेडी फिल्म्स में देखते हैं ना कि आदमी अपना इस सलाइन जो है वो लेके घूम रहा है, आप उसी तरह से देखेंगे कि जिस रास्ते से डॉक्टर आते हैं ना, वहीं पे कचरे में किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम, जबकि किसी ने क्या होगा, मुर्दा घर जो होता है, पोस्टमार्टम के बाद पेट का जो अतड़ी हो गया और ये सारी चीज़ें जो होती है, कई बार भीतर नहीं डालते हैं, वो काट के फेंक ही देते हैं बाहर, उसे कुत्ते खाते रहते हैं। ये डीएमसीएच का हाल है। आप उसकी बिल्डिंग देखेंगे तो लगेगा यहाँ भूथा फिल्म की शूटिंग होती है। और वहाँ जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है वो चरम पे है। वहाँ पे आप अभी आया था ना, एक आदमी बम बना रहा था, समुदाय विशेष का ही वो आदमी था। डीएमसीएच के अपोजिट इलाके को मिनी पाकिस्तान कुछ लोग कहते हैं। आपराधिक घटनाएं बहुत होती हैं वहाँ। आईएसआई तक का फंडिंग हो रहा है, मतलब अलग अलग रूट से पैसा पहुँच रहा है
और ये लोग किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अब ये मतलब हो सकता है वो स्लीपर सेल्स की बात होती है, लेकिन वो कब एक्टिवेट होगा और किधर बम फोड़ देगा ये कोई नहीं जानता। बट वो इलाका जो है वो काफ़ी सेंसिटिव बन चुका है और उस पर ध्यान नहीं दिया। एक झुंझुना फिर से पकड़ा दिया गया है दरभंगा एयरपोर्ट का, जो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं चालू होने वाला है। ये कह दिया गया कि 8 नवंबर से पहली उड़ान उड़ेगी, 7 नवंबर को चुनाव खत्म हो रहे हैं, तो ना वहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ने वाला है, वो फिर से डिले होगा। और ये फिर से मतलब बिहारियों को ठगने की कोशिश है और ये होता रहेगा। उसी तरह के पैकेज अनाउंस हो जाते हैं, पैकेज से होता कुछ नहीं है। इन सारी बातों को देखते हुए मेरा आकलन यही है कि फिर से बिहार का चुनाव आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है, उसी तरह की चीज़ें होंगी, उसी तरह की रिपोर्टिंग होगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम भले मतलब गांव के मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पे आप बात करना चाहें, मतलब अपराध का मुद्दा सबसे बड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, उसमें ऊपर से मतलब पुलिसिंग सिस्टम में कई खामियां हैं, मतलब लव जिहाद का भी मामला कई जगह पनप रहा है। इस तरह के मुद्दे आते हैं, किसी दलित को मारा पीटा और उसकी लाश को जो है जलाने तक नहीं दिया उसके परिवार को, क्योंकि उसके जाने का, शमशान जाने का रास्ता जो था वो समुदाय विशेष की गलियों से होके जाता था, तो उसको घर के सामने ही जलाना पड़ा या दफनाना पड़ा। इस तरह की कहानी हमने सुने। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब, लॉ एंड ऑर्डर तो का इशू बिहार का पर्याय बन गया है कि यहाँ कानून व्यवस्था की समस्या यहाँ तो बनी ही रहेंगी। शिक्षा की बात हम करते हैं, ठीक है, आईआईटी खोल दिया गया, एम्स भी बना दिया गया, लेकिन उससे होता क्या है? क्या इतने से ही ज़रूरत जो है ख़त्म हो जाती है? यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं बिहार में? बिहार के बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? आपने शिक्षा के लिए क्या किया? मतलब मैं प्राइमरी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ ख़ास भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। इस पे जो है बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमकी बुखार वाला एपिसोड याद होगा, वैसे डेथ्स जो सिर्फ जागरूकता से एक साबुन की टिकिया देके और लोगों को घर घर जाके जगाने से, बताने से कि ज़मीन पर मत सुलाओ बच्चों को, गंदा पानी मत पियो, मच्छर वाला जो है फॉगिंग करवा दिया जाए, ये सारी चीज़ें क्योंकि हर साल वो होती है तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो जो है हर साल बच्चे मरते हैं और स्टेटमेंट्स अलग अलग तरह के नेताओं के आते हैं। आपने देखा होगा पिछले बार किस तरह का पॉलिटिकल स्लग फेस्ट चल रहा था, ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद फिर बाढ़ का इशू मैंने बोला है, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बाढ़ जो है बिहार के लिए एक राजकीय उद्योग है। उसका मतलब उसके लिए संसाधन आते हैं, संसाधन का मतलब पैसा जो है वो देना है लोगों को। मतलब उस समय आपको फिलैंथ्रोपी की स्टोरी कि हाँ यहाँ पे जाके उसने मदद कर दी, उसने वहाँ पे मदद कर दी, आपको दिख जाएगा कि राहत कार्य में फलाने कार्यकर्ता जा रहे हैं। भाई राहत कार्य हर साल क्यों कर रहे हो? बाढ़ को कंटेन करने की कोशिश करो, उसका क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या दुनिया में और देशों में बाढ़ नहीं आती थी जहाँ पे बाढ़ के प्रॉब्लम्स से निजात पाई गई? कम से कम इस तरह की विभीषिका तो नहीं देखी होगी। आप जाके देखिए कि साइक्लोन्स को किस तरह से मैनेज करता है उड़ीसा। जब साइक्लोन जो 200-200, 300-300 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, वैसे में 1 और 2 आदमी मर रहा है, तो फिर बाढ़ को जो है क्यों नहीं कंटेन किया जा रहा है? मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, भूवैज्ञानिक नहीं हूँ, उस तरह का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक समस्या है तो उसका समाधान होता है। उस समाधान के लिए आपने क्या किया? क्या आपने एक्सपर्ट से बात की, कोई कमेटी बिठाई, सारे मंत्रालयों को एक साथ लेके किया? नहीं किया। आप जो हर साल वही हवाई दौरा करते हैं और चिंतित हो जाते हैं। वो सारी समस्याएं हैं। पानी का मैंने इशू आपको बता दिया। तो यही सारे मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए और लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से ये सारी बातें पूछनी चाहिए। ये जो वीडियो है एक तरह से मैं शुरुआत कर रहा हूँ बिहार इलेक्शन के कवरेज का, मैंने आपको ओवरऑल एक देने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में मैं आपको पुरानी कहानियाँ भी बताऊँगा जंगल राज की, मैं आपको बिहार के गांव के लोगों की
क्या क्या समस्याएं हैं, वो खुद क्या बोलना चाहते हैं, वहाँ तक भी ले जाने की कोशिश करूँगा। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम जो है बिहार से जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करें। तो इन सब के लिए जो है आप लोगों का सहयोग जो अपेक्षित है। आप हमें अलग अलग माध्यमों से जाके आप जिस भी माध्यम से आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नीचे में opindia.com/support पे जाके आप कर सकते हैं। और दूसरा सहयोग है कि हमारी बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारे वीडियोज़ को, आर्टिकल्स को शेयर कीजिए, अपने मित्रों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और इन बातों पे जब तक इस तरह से चर्चा नहीं होगी तब तक फिर वही है कि आपको पॉलिटिकल डिस्कशन के नाम पे या पॉलिटिकल एनालिसिस के नाम पे बिहार का हाँ भूमिहार का इतना वोट है, ब्राह्मण इतना देता है, राजपूत इतना देता है और मारवाड़ी इतना देगा, दलित है, महादलित है, ये कास्ट है, फलाना कुशवाहा जी आएंगे, यही सब आपको कह के मतलब एक छिछले स्तर का विश्लेषण जो है आपको पकड़ाया जाता रहेगा। और चूँकि आप उन इलाकों से नहीं हैं तो शायद इन छोटे छोटे बिंदुओं को आप शायद समझ नहीं पाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं बिहार यही है और चुनाव में इसी तरह की बातें होती हैं। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।